एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए कोई दो हम फंक्शन ऐसा चुन लेते हैं जिनमें से कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करता हो या इंक्रीजिंग फंक्शन हो और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो इसके लिए हम जो पहला फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ऐसा कर लेते हैं और x के विभिन्न मानों पर हम इसको f ऑफ x के यानी फंक्शन के अलग अलग मान प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और इसमें x के बहुत सारे वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू 0 से छोटे भी होंगे 0 से बड़े भी होंगे। तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। 0 जैसे ही रखेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद हम 1 रख लेते हैं। 1 रखने पे 2 होगा f ऑफ x का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। 2 रखने पर 3 होगा। 3 रखने पर 4 होगा। ऐसे ही हम बाकी मान भी रख सकते हैं। अब हम 0 के बाईं ओर चलते हैं यानी 0 से छोटी संख्या लेते हैं। जैसे -1 पहला इंटीजर ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ऐसा करने से यहाँ 0 वैल्यू प्राप्त होगा। अगला जो मान है -2 ले लेते हैं। -2 रखने पे यहाँ -1 होगा और -3 रखने पे यहाँ -2 होगा। ऐसे ही आगे बहुत सारे मान ले सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम इतने ही मान ले रहे हैं। और हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x का भी मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब x का वैल्यू इंक्रीज होने पर f ऑफ x का वैल्यू भी यानी फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ जैसे जैसे x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज -1 -2 छोटा होता है ना -3, वैसे वैसे f ऑफ x का भी वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये फलन एक वर्धमान फलन है क्योंकि x के मान के बढ़ने के साथ फलन का भी मान बढ़ रहा है, x के मान के घटने के साथ फलन का भी मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से ये एक वर्धमान फलन है। f या फंक्शन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ फलन जो है f एक इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान फलन है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो दूसरा फंक्शन है x माइनस 1, वो x माइनस 1 ना लेकर के 1 माइनस x ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। इसके लिए हम ये टेबल तैयार करते हैं जिसमें x का वैल्यू और f ऑफ x का वैल्यू फिलअप करेंगे इस टेबल में। अगर x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू 1 होगा। अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। अगर हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू -1 होगा। और ऐसे ही यहाँ 3 ले लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू माइनस कितना होगा, 2 होगा। ऐसा होगा। अब हम 0 के बाईं तरफ यानी कि ऋणात्मक संख्याएं लेकर के देख लेते हैं। तो -1 लेते हैं तो यहाँ +2 होगा क्योंकि -1 जैसे ही लेंगे 1 -1 माइनस माइनस प्लस होगा और 1 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही -2 लेते हैं तो ये +3 हो जाएगा। -3 लेते हैं तो ये +4 हो जाएगा। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू है उसमें जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x के वैल्यू के इंक्रीज होने पर f ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1 उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2। और जैसे ही x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है वैसे ही f ऑफ x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है यानी कि x का मान बढ़ने पर फंक्शन का मान घट रहा है, x का मान घटने पर फंक्शन का मान बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये एक ह्रासमान फलन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हुआ वर्धमान फलन और ये हुआ ह्रासमान फलन। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर x का मान बढ़ते हुए फंक्शन का भी मान बढ़े, x का मान घटते हुए फंक्शन का भी मान घटे, तो इस तरह के फलन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं या फिर वर्धमान फलन बोलते हैं। अगर x का मान बढ़ते हुए f का मान घटे और x का मान घटते हुए f का मान बढ़े, व्युत्क्रम संबंध हो, एक के घटने से दूसरा बढ़े, एक के बढ़ने से दूसरा घटे, तो इस तरह के फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब
ये तो सेपरेट फंक्शन हो गए जिसमें एक वर्धमान है और एक ह्रासमान है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन सभी फंक्शनों में ऐसा गुण होता नहीं है। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें किसी अंतराल में या कुछ अंक ऐसे होंगे या कुछ अंकों की सीमाएं ऐसी होंगी जिस सीमा में वो वर्धमान का गुण प्रदर्शित करेगा, और कुछ अंक ऐसे होंगे या फिर कुछ ऐसे मान होंगे या कुछ मानों का ऐसा इंटरवल होगा जिस इंटरवल में वो अपने आप को दिखाएगा कि मैं ह्रासमान हूँ। तो एक तरफ वर्धमान प्रदर्शित करेगा और एक तरफ वो अपने आप को ह्रासमान प्रदर्शित करेगा। तो ऐसा एक फंक्शन लेते हैं और फिर हम वहाँ ऐसे फंक्शनों में वो ना तो इंक्रीजिंग होता है ना तो डिक्रीजिंग होता है, यानी यूँ कह लें कि वो वर्धमान भी होता है और ह्रासमान भी होता है एक निश्चित अंतराल में। तो वहाँ लिमिटेशन, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी मान ले लीजिए, ह्रासमान है तो ह्रासमान है, ये वर्धमान है तो वर्धमान है। लेकिन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे, इस तरह से सेपरेट वर्धमान और ह्रासमान नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे आपको जो फंक्शन किसी निश्चित अंतराल में वर्धमान होंगे और किसी विशेष दूसरे निश्चित अंतराल में ह्रासमान होंगे। तो इस तरह का एक फंक्शन ले लेते हैं और जैसे ही वैसा फंक्शन लेंगे तो उसमें हमें अंतराल भी लेना पड़ेगा। यहाँ हमने किसी भी तरह के अंतराल की चर्चा नहीं की थी, लेकिन वहाँ हमें अंतराल भी लेना पड़ेगा। और जैसे ही किसी फंक्शन पे अंतराल लेंगे तो फिर वहाँ मध्यमान प्रमेय, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो उसका वहाँ आना अनिवार्य है। और जैसे ही मध्यमान प्रमेय आएगा तो फिर डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि मध्यमान प्रमेय डेरिवेटिव है। तो इस तरह से हम पहुँच जाएंगे डेरिवेटिव में। तो ये हमारा जो सफ़र है इस फंक्शन का, कि हम किस तरह से ह्रासमान और वर्धमान फलन को बिना यहाँ डेरिवेटिव के कर पा रहे हैं। तो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में या फिर डेरिवेटिव के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में ऐसी चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि किस तरह से वो डेरिवेटिव में एंटर कर जाएगा, या डेरिवेटिव किस तरह से इस तरह के फंक्शनों के जांच करने में लागू किया जाएगा, तो वो भी सब हम सीखेंगे। तो चलते हैं, फिर हम कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसका गुण वर्धमान भी हो किसी अंतराल में और किसी अंतराल में उसका ह्रासमान फंक्शन होने का भी हो। तो वर्धमान और ह्रासमान, ये दोनों ही तरह के गुणों को एक ही फंक्शन में हम चलिए देखते हैं। तो अगला जो फंक्शन हम ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए हम कुछ मान रखेंगे जिनमें हम 0 से कम वाले मान को एक टेबल में रख लेंगे और 0 से अधिक वाले मान को दूसरे टेबल में। 0 से अधिक या कम का मतलब ये कि ये टेबल उसके लिए है जब x का मान 0 से कम हो, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, और जब ये टेबल हम तैयार करेंगे जब x का मान 0 से अधिक हो, यानी ये x के नेगेटिव वैल्यू के लिए लेंगे ये टेबल, और ये टेबल जो प्रिपेयर करेंगे ये x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ इंटीजर ही लें। तो इसमें हम कोई एक मान तय कर लेते हैं, जैसे कि x का एक मान ले लेते हैं -2, ठीक है। -2 यहाँ रखते हैं। -2 रखने पर हमें जो f ऑफ x का वैल्यू प्राप्त होगा वो पर +4 होगा। फिर उसके बाद हम -3/2 एक अगला वैल्यू ले लेते हैं, यानी -1.5 इसका वैल्यू होगा, तो वो ले लेते हैं। जैसे ही ऐसा करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो 9/4 होगा, ठीक है। अगला वैल्यू ले लेते हैं -1, अगला वैल्यू -1 ले लेते हैं। -1 जैसे ही लेंगे तो यहाँ +1 होगा। अगला वैल्यू -1/2 ले लेते हैं। -1/2 जैसे ही लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, और अगला वैल्यू 0 ले लेते हैं, जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि x जो है वो -2 से 0 तक, -2 से 0 की तरफ बढ़ा। -2 छोटा है, -1.5 कह सकते हैं या 3/2 कह सकते हैं। तो -3/2 उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, -1/2 उससे बड़ा है और 0 उससे बड़ा है। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ता गया, आप ये देख रहे हैं कि फलन का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। पहले 4 था, फिर 9/4, इससे छोटा है ये, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। और पीछे जो हमने परिचय में आपको बताया, इसके पहले जो परिचय में हमने आपको बताया, तो ये बताया कि यदि x का मान बढ़ रहा हो और फलन का मान घट रहा हो तो फिर इस तरह के फलन को क्या कहते हैं, इस तरह के फलन को हम ह्रासमान फलन कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो गुण है वो ये दिखा रहा है कि ये फलन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही ठीक यही जो प्रक्रिया है हम 0 से बड़े वाले मान के लिए कर लेते हैं। यहाँ x और यहाँ f ऑफ x, यहाँ सबसे पहले हम 0 रखते हैं तो यहाँ 0 होगा f ऑफ x का मान। यहाँ हम 1/2 रखते हैं तो यहाँ 1/4 होगा। यहाँ हम 1 रख लेते हैं तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 3/2 रख लेते हैं तो यहाँ 9/4 होगा, और यहाँ हम 2 रख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 0 to 2 गया हुआ है। x का मान 0, x के मान का जो अंतराल है वो 0 से 2 है,
0 से 2 की तरफ बढ़ा है, यानी बढ़ा है मान यहाँ। और जैसे ही यहाँ मान बढ़ा है तो यहाँ मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से हम 4 तक पहुँच गए। तो इस तरह से ये जो टेबल है वो ये दिखा रहा है, ये फलन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये फलन इस अंतराल में डिक्रीजिंग अपने आप को बता रहा है, और यही फंक्शन इस अंतराल में अपने आप को इंक्रीजिंग बता रहा है। 0 to 2 ये एक इंक्रीजिंग है, -2 to 0 ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ ये ह्रासमान फलन अपने आप को कह रहा है और यहाँ ये वर्धमान फलन अपने आप को कह रहा है। केवल लिमिट या केवल अंतराल इसमें फिट कर देने की वजह से, एक तरह का अंतराल हमने यूज कर लिया और अंतराल होने की वजह से ऐसा हो पाया। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से फलन में हमने अंतराल को भी शामिल कर लिया। अब चूंकि अंतराल भी शामिल हो गया है किसी फंक्शन में, तो जैसे ही अंतराल शामिल होगा तो मध्यमान प्रमेय आ जाना स्वाभाविक है। और मध्यमान प्रमेय क्या कहता है वो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। मध्यमान प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो किसी अंतराल a b क्लोज इंटरवल में, किसी a b क्लोज इंटरवल में ये अगर संतत है यानी कंटिन्यूअस है, और किसी ओपन इंटरवल a b में ये डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों ही मानों के बीच में एक कोई मान c होगा जिस पर फलन का अवकलन इस मान, फलन के इस मान और फलन के इस दूसरे मान यानी f ऑफ b और फंक्शन f ऑफ a के वैल्यू का जो अंतर होगा वो यदि इन दोनों ही मानों के अंतरों से भाग दें तो वो फलन के अवकलन के बराबर होगा इस मान पर। ये कथन है किसका, मध्यमान प्रमेय का। मध्यमान प्रमेय की तरफ चलेगा और मध्यमान प्रमेय में फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से फलनों के वर्धमान और ह्रासमान जो प्रकार हैं उसमें हमने डेरिवेटिव को शामिल कर लिया, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हम किसी भी फंक्शन के इस प्रकृति का पता लगा लेंगे डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करके कि वो वर्धमान है या फिर ह्रासमान है दिए गए अंतराल में। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अंतराल में ही ज्ञात किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिना किसी अंतराल के कोई फंक्शन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। यहाँ अंतराल होना चाहिए, अंतराल का होना अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा, और जब ये प्रक्रिया समझ में आया होगा तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी फंक्शन के दिए गए अंतराल में इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन होने का संभावना है, वो किस तरह से जो है उस फलन का अवकलन प्राप्त करके हम कर सकते हैं, इसको समझते हैं। इससे पहले कि हम डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करके या फिर अवकलज का अनुप्रयोग करके हम किसी फलन के वर्धमान और ह्रासमान होने का परीक्षण करें, हमने अब तक जो जाना वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में, हम उसको कुछ शॉर्ट में याद रख लेना चाहेंगे या फिर उसको परिभाषित कर लेना चाहेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी अंतराल अगर मान लीजिए i में कोई i के दो मान हैं x1 एंड x2, ये एलिमेंट हैं i के, तो हम ये लिख सकते हैं कि x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ i के ये एलिमेंट है। इफ़ कंडीशन ये है कि कोई फलन f ऑफ x है और वो i अंतराल में जिसके कि दो मान हैं i के x1 और x2, और ये दोनों ही इस अंतराल के या फिर इस i के एलिमेंट हैं दोनों, तो अगर फंक्शन अगर x1 यानी ये दो मान x1 एंड x2 जिसमें x1 छोटा है और x2 क्या है, बड़ा है, एंड f(x1) छोटा है और f(x2) बड़ा है, यानी कहने का मतलब कि x1 और x2 दो मानों के लिए जहाँ की x1 छोटा है और x2 बड़ा है, इनके लिए f(x1) छोटा है और f(x2) क्या है, बड़ा है। यानी ये दोनों मान इस फंक्शन में रखे जाने पर छोटा वाला मान रखे जाने पर फंक्शन का मान छोटा होता है और बड़ा वाला मान रखे जाने पर फंक्शन का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो देन हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फलन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब वर्धमान फलन होगा। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, यानी कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है, एंड और इनके मान के लिए f(x1) बड़ा हो जाता है और f(x2) छोटा हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि x छोटे मान के लिए, x1 छोटे मान के लिए फलन का मान बड़ा हो जाता है और बड़े मान के लिए फलन का मान क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा यदि होता है तो देन हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फलन जो है ह्रासमान है। तीसरा एक कंडीशन और अप्लाई कर लेते हैं, वो ये कि यदि जो है फंक्शन f ऑफ x
किसी कांस्टेंट c के बराबर है तो ये फलन जो है कांस्टेंट होगा, यानी ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान। देन यदि f ऑफ x इज इक्वल टू c है, यानी कि किसी फंक्शन का मान किसी भी मान पे एक ही मान प्राप्त होता है, तो ये फंक्शन जो है फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन क्या है? ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है, ये एक स्थिर फंक्शन है, ठीक है, या एक नियत फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से हम ये 3 कंडीशन कह सकते हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर, यानी जितना भी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इन 3 शर्तों में समाहित है। तो जो भी हमने पढ़ा हम ये 3 तरह से उसको परिभाषित कर सकते हैं, या उसकी परिभाषा इन 3 शर्तों के अंदर समाहित है। मुझे लगता है ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करके किसी फंक्शन के वर्धमान और ह्रासमान होने का परीक्षण करने की तरफ। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो किन्हीं अंतराल a b पर वर्धमान है, तो इसका जो अवकलन होगा वो कभी भी 0 से बड़ा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन f ऑफ x, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव्स यानी कि किसी फलन f का अवकलन अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन वर्धमान होगा। यदि फंक्शन का अवकलन 0 से छोटा है तो फलन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, यानी ह्रासमान फलन। तीसरा कि यदि फलन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू c है, तो हम ये जानते हैं कि फंक्शन का अवकलन जो होगा वो 0 होगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन का जो अवकलज होगा वो 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन है। लेकिन हमें ये 3 कंडीशन का पता कैसे चला कि फलन का अवकलन अगर 0 से बड़ा है, तो कैसे हमने पता लगा लिया, या कैसे हमें ये पता चल गया कि फलन जो है इंक्रीजिंग होगा, या फिर फंक्शन का अवकलज अगर 0 से छोटा है तो कैसे पता चला कि वो ह्रासमान फलन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके लिए हमने कहा था कि हम मध्यमान प्रमेय का यूज करेंगे। तो चूँकि फंक्शन f ऑफ x a और b के अंतराल में चेक करना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, तो चलिए अभी कांस्टेंट को छोड़ते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर फंक्शन f ऑफ x किसी वो डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, तो मध्यमान प्रमेय ये कहता है कि इन दोनों ही मानों के बीच में कोई एक मान c होगा जिस पर फंक्शन के अवकलन का मान फंक्शन के इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम मानों के अंतर तथा उन दोनों मानों के फलनों के उन दोनों बिंदुओं पर मान का अंतर का भाग अगर उन दोनों मानों के अंतर से करें तो इसके बराबर होगा। ऐसा हम मध्यमान प्रमेय से जानते हैं। अब ये a और b दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 और x2 को। छोटा वाला मान x1 को, मतलब ये x1 है और ये क्या है x2 है, ये 2 मानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि इनको अगर व्यापक रूप में लिखा जाए, कोई वैल्यू अगर ना लिया जाए, 2, 4, 5, 6 इस तरह की कोई वैल्यू ना लिया जाए, तो हम इनको लिख सकते हैं x1 और x2 के रूप में, जहाँ कि x1 छोटा है और x2 क्या है, बड़ा है। यानी a b को व्यापक रूप में रखें तो x1 और x2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में हम ये समझते हैं कि x1 छोटा होता है और x2 क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये आपको यही दिखाता है कि ये वाला मान बड़ा है और ये वाला मान क्या है, छोटा है। इस स्थिति में ये पॉजिटिव होगा, इंटीजर ना कहें, क्योंकि हो सकता है कि इनका वैल्यू इंटीजर ना आए, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप बड़े से छोटे वाले को घटाएंगे तो कभी पॉजिटिव आएगा। अब यदि मान लीजिए कि फलन वर्धमान है, तो हम ये जानते हैं कि f ऑफ x2 का वैल्यू बड़ा होगा और f ऑफ x1 का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बड़े मानों पे फलन का मान बड़ा होता है, छोटे मानों पे फलन का मान छोटा होता है। तब ये कहते हैं कि फलन जो है वर्धमान है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि, और जहाँ कि x2 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है b को, है ना, या फिर b रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो यहाँ फिर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होते हैं, कभी भी 0 से बड़े होते हैं, तो इसका जो भी मान आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कभी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से इस विवेचना के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने मूल सिद्धांत का प्रयोग करके ये पता कर लिया कि यदि फंक्शन का
डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन वर्धमान है। आपको ये दोनों मान नहीं निकालने पड़े, ठीक है। मतलब अगर ये आप यूज करते हैं इस सिद्धांत को तो आपको ये दो मान अलग अलग लेकर के ऐसा नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट ही फंक्शन का अवकलन फाइंड आउट करें, अवकलन अगर 0 से बड़ा होता है तो कह दीजिए कि फलन क्या है, वर्धमान है। ऐसे आपको मूल जो सिद्धांत है जो हमने वीडियो के शुरू में बताया, उसके लिए आपको ए और बी दो अलग अलग मान चाहिए। दो अलग अलग मानों पर आप देखेंगे कि मान बढ़ने पर बढ़ रहा है या मान घटने पर घट रहा है, तो आप कहेंगे कि फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, ऐसा कहेंगे। यानी फलन वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, और डेरिवेटिव अगर जो है 0 से बड़ा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब हम यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑलरेडी हमारे पास तरीका है कि हम दो मान रख लें और रख करके देख लें कि यदि x1 और x2 बढ़ते हुए क्रम में हैं तो क्या इनके जो फंक्शन के मान है बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं तो फलन वर्धमान है, अगर नहीं आ रहा है घटते हुए क्रम में आ रहा है तो फलन ह्रासमान है। तो ये जब हमारे पास ऑलरेडी तरीका है तो हम ये अवकलन क्यों इसमें बीच में ला रहे हैं, तो अवकलन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें मध्यमान प्रमेय से प्राप्त हुआ कि अगर ये दो मान इस तरह से हैं कि b बड़ा है और a छोटा है, और इस हिसाब से और इस कैलकुलेशन से जो कि अभी मैंने बताया कि अगर ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी बड़ा है बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर कभी 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यानी ये जो पूरा नंबर है वो 0 से बड़ा होगा, तो ये जब 0 से बड़ा होगा और ये इसके बराबर है तो ये भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये किसी भी मान के लिए, अब यहाँ सी की जरूरत नहीं है, सी सिर्फ मध्यमान प्रमेय का हेल्प लेने के हमने किया था। तो किसी भी, अब आपको एक भी मान पता ना हो, केवल फंक्शन का आप अवकलन प्राप्त कर लें और अवकलन देख लें 0 से बड़ा है तो आप ये कह लेंगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब दूसरा जो देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग कब होगा, तो डिक्रीजिंग के लिए भी वही शर्त रखेंगे, एफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट सी ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। मध्यमान प्रमेय में तो यही होता है तब के लिए भी। लेकिन यदि फलन ह्रासमान है तो फिर इसके राइट हैंड साइड का हम कंक्लूजन करते हैं, या राइट हैंड साइड से हम प्राप्त करते हैं कि आखिर इसका मान किसके बराबर, 0 से छोटा या बड़ा होगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर ये एक फंक्शन एक इन मानों के बीच एक ह्रासमान फलन होगा तो आप ये जानते हैं कि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका अंतर कभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ह्रासमान फलन में क्या होता है कि बड़ा वाला मान रखने पर वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से एफ ऑफ b का वैल्यू छोटा होगा और f ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। और चूंकि इसका अंश नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव प्राप्त होगा, इंटीजर ना कहें क्योंकि हो सकता है कि वो इंटीजर ना हो, वो कोई रैशनल नंबर आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो कोई भी नेगेटिव आपको नंबर प्राप्त होगा, और अंश नेगेटिव है और हर जो है पॉजिटिव है, तो जो टोटल बनेगा वो क्या होगा, 0 से कभी भी क्या होगा, ये पूरा जो है नंबर, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, वो कभी भी छोटा होगा किससे, 0 से। और जब ये छोटा होगा 0 से तो ये भी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि f ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x यदि 0 से छोटा होता है तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्योंकि यहाँ हमने मूल सिद्धांत का प्रयोग करके या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस साइड से प्राप्त कर लिया हुआ है कि अगर फलन ह्रासमान है तो मध्यमान प्रमेय ये कहता है कि फलन का अवकलन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से ये हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया कि फलन डिक्रीजिंग होगा यदि फलन का अवकलन 0 से छोटा होता है। समझ गए। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तो डेरिवेटिव के ऊपर बेसिस ही है कि आप यदि इन दोनों का अवकलन करें दोनों पक्षों का, तो यहाँ होगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यहाँ हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट फलन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो स्टेटमेंट आप डेरिवेटिव में पहले से जानते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर ये पक्ष आप समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमने मूल सिद्धांत या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ना समझाया होता, तो अगर मैं इस पर ये चर्चा कर रहा हूँ, अगर ये चर्चा करता तो फिर आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता। और ये पक्ष ही हमें बता रहा है कि ये वैल्यू किस वैल्यू से बड़ा या किस वैल्यू से छोटा हो तो फंक्शन वर्धमान या फिर ह्रासमान होगा। तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से डेरिवेटिव का यूज करके और हम किसी फंक्शन के वर्धमान और ह्रासमान होने का परीक्षण कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं या जांच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।